हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको वाक्य के प्रकार रचना के आधार वाली वीडियो में कहा था कि हम उपवाक्य को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं उपवाक्य। पर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको उपवाक्य वाली ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय उपवाक्य। दरअसल उपवाक्य को जानने से पहले हमें जानना होगा वाक्य विग्रह। क्या जानना होगा? वाक्य विग्रह। वाक्य विग्रह क्या होता है? तो वाक्य का अर्थ तो आपको पता ही होगा, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। याद रखें, सार्थक याद है ना। और अब आते हैं हम विग्रह पर। विग्रह का अर्थ होता है विभाजन करना या अलग अलग करना। यानी वाक्य विग्रह का अर्थ क्या हुआ? वाक्य का विभाजन करना। जैसा कि यदि सरल वाक्य को अगर हम विभाजित करें या तोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? याद है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, सरल वाक्य इज इक्वल टू एक उद्देश्य जमा एक विधेय। यानी कि यदि हम सरल वाक्य को तोड़ देते हैं तो हमें एक उद्देश्य और एक विधेय प्राप्त होता है, जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो में समझ भी चुके हैं। वैसे ही यदि हम संयुक्त वाक्य को तोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होंगे? दो सरल वाक्य प्राप्त होंगे। याद है ना, संयुक्त वाक्य इज इक्वल टू एक सरल वाक्य जमा एक और सरल वाक्य। आई होप आपको ये याद ही होगा, और याद नहीं है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार यदि हम मिश्रित वाक्य को विभाजित कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक प्रधान उपवाक्य जमा एक आश्रित उपवाक्य। एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये उपवाक्य है क्या, या उपवाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रिया होती हैं, आई रिपीट, एक से अधिक समापिका क्रिया होती है तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। समापिका क्रिया मतलब वह क्रिया जो समाप्त हो गई है, पूर्ण हो गई है। यानी कि किसी वाक्य में यदि पूर्ण क्रिया एक से ज़्यादा है तो यानी कि उस वाक्य के अंदर उपवाक्य मौजूद है। फिर से समझे, यदि कोई वाक्य ऐसा है जिसमें एक से अधिक क्रिया है तो उसमें क्या है? उपवाक्य है। उदाहरण लेते हैं, राहुल की बहन राधा है जो चलती बस से गिर गई। आई रिपीट, राहुल की बहन राधा है जो चलती बस से गिर गई। यहाँ दो समापिका क्रिया हैं। पहला, राहुल की बहन राधा है। दूसरा, चलती बस से गिर गई। यानी कि यहाँ दो उपवाक्य हमारे बने हुए हैं। एक राहुल की बहन राधा है, दूसरा जो चलती बस से गिर गई है। और यानी ये दोनों ही क्रियाएं मिलकर हमारा पूरा एक वाक्य बना रहे हैं। राहुल की बहन राधा है जो चलती बस से गिर गई। परंतु हमने तो कहा था मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या है? भाई, आप उपवाक्य तो समझ चुके हैं कि भाई समापिकाएं क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, दो एक ही वाक्य के अंदर दिख रही हैं, तो वो हमारी उसके अंदर उपवाक्य हैं। लेकिन ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या है? दरअसल हर वाक्य में कुछ ना कुछ केंद्रीय क्रिया होती है, यानी कि कोई ना कोई उसमें मुख्य क्रिया होती है, और वो मुख्य क्रिया ही हमारी क्या होती है? प्रधान उपवाक्य होती है। और बाकी जो क्रिया बची हुई होती है वह हमारी आश्रित उपवाक्य होती है। फिर से बता रही हूँ, हर वाक्य के अंदर एक मुख्य क्रिया होती है और एक गौण क्रिया होती है। मुख्य क्रिया यानी प्रधान क्रिया, उस प्रधान क्रिया को ही प्रधान उपवाक्य कहा जाता है, और बची हुई जो क्रिया है वो हमारी आश्रित उपवाक्य में आती है। पर हमें पता कैसे चले कि ये हमारी मुख्य क्रिया है?
या फिर ये हमारी शेष क्रिया है। तो मैं आपको इसमें एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। यहाँ पर प्रधान क्या है? मोदी जी, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है। मोदी जी ने बताया ना, मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा है, तो वो हमारे क्या है? केंद्र है। तो प्रधान क्या है? मोदी जी ने कहा, और बाकी बची हुई क्या चीज़ है? अच्छे दिन आएंगे। और बची हुई चीज़ क्या होती है? हमारी क्रिया क्या होती है? आश्रित उपवाक्य। आई होप आप सभी को उपवाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से पे आते हैं, जहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है। दरअसल बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई उदाहरण दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, या इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य का कौन सा प्रकार है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है, या पूछा जा सकता है कि इसमें आश्रित उपवाक्य का कौन सा प्रकार है। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य तो आप बता देंगे, लेकिन आश्रित उपवाक्य का कौन सा प्रकार है ये कैसे बताएंगे? तो चलो सीखते हैं हम आश्रित उपवाक्य के प्रकार और करते हैं बोर्ड में अपना 1 नंबर भी फिक्स। दरअसल आश्रित उपवाक्य के 3 भाग होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठहरो ठहरो, आपको लग रहा होगा ना कि बड़ा मुश्किल है। दरअसल ये बहुत ही आसान है। एक छोटी सी ट्रिक आपको मैं एंड में दूंगी और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो वाक्य है ये संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है। पर आपको बस थोड़ा सा सब्र होकर ये वीडियो देखनी है और एंड में आपको वो ट्रिक मिलेगी। आश्रित उपवाक्य को 3 भागों में, है ना? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो पहला प्रकार संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संज्ञा आश्रित, यानी कि किसी उपवाक्य में संज्ञा हो और वो कर्म का काम करे। यानी फिर से, जो आश्रित उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा हो और वो किसका काम करे? कर्म का काम करे। जैसे रामदेव ने कहा है कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। रामदेव ने कहा है कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे। सुनने में मुश्किल लग रहा है ना कि कितनी बड़ी सी परिभाषा है और कैसे हम पहचानेंगे। तो आपको अब देती हूँ इसकी ट्रिक। दरअसल संज्ञा आश्रित उपवाक्य को पहचानना सबसे आसान है। बस इसकी एक पहचान याद रखो और वो पहचान है कि, यानी कि जिस भी वाक्य में आपको, जिस भी आश्रित उपवाक्य के अंदर आपको की नज़र आ जाए, तो आप वहाँ तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। याद रखना, महात्मा गांधी जी ने कहा है झूठ बोलना पाप है। तो की जैसे ही नज़र आए समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है, हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ना? आसान। चलते हैं अपने दूसरे प्रकार की ओर, यानी कि विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हूँ। भाई पहले वाले में था कि जो हमारे आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्या बताते हो? संज्ञा की विशेषता बताते हो, संज्ञा का बताते हो। यहाँ क्या बता रहे हैं? सर्वनाम की और संज्ञा की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। जैसे दुबला लड़का है उसे कमज़ोर मत समझो। जो दुबला लड़का है उसे कमज़ोर मत समझो। अब दूसरे पे आते हैं। जिन लोगों ने मेहनत की वे अवश्य सफल होंगे। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसकी भी एक पहचान है, और वो पहचान क्या है? जो, जिस, जिन। क्या पहचान है? जो, जिस, जिन। यानी कि जिन भी आश्रित उपवाक्य के अंदर आपको जो, जिस, जिन जैसे योजक नज़र आ जाएं, तो समझ जाइए कि उसके अंदर हमारा क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे देखिए, हम अपने उदाहरण फिर से देखते हैं। जो दुबला लड़का है उसे कमज़ोर मत समझो।
जो दुबला लड़का है उसे कमज़ोर मत समझो। आया ना जो। दूसरा उदाहरण फिर से देखें। जिन लोगों ने मेहनत की वे अवश्य सफल होंगे। जिन यानी कि जहाँ भी हमें जो, जिन, जिस नज़र आ जाए वहाँ पर हमारे विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। संज्ञा में की, विशेषण आश्रित में जो, जिन और जिस। अब आते हैं हम अपने आश्रित उपवाक्य के अंतिम प्रकार यानी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हों। देखिए, संज्ञा वाले में क्या था? प्रधान उपवाक्य की संज्ञा बता रहे हैं। विशेषण वाले में क्या था? और प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है? क्रिया की ही विशेषता बताई जा रही है आश्रित उपवाक्य में। उदाहरण, जब घटा घिरने लगी तब मोर नाचने लगे। फिर से सुने, जब घटा घिरने लगी, देखो क्रिया हो रही है, घटा गिर रही है और उसकी विशेषता क्या बताइए? तब मोर नाचने लगे। अब दूसरा उदाहरण, जहाँ बस रुकती है वहाँ बहुत लोग खड़े होते हैं। तो अब इसकी भी तो कोई ना कोई ट्रिक होगी। हाँ है, उसकी ट्रिक है जब, जहाँ, जैसे, जितना आदि योजक जुड़े होते हैं। पर आपको ये ट्रिक सच बताऊं, तीसरे वाले की विशेषण आश्रित उपवाक्य की याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की कैसे? दरअसल संज्ञा आश्रित जो उपवाक्य है उसकी ट्रिक क्या थी? की। और हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य की ट्रिक क्या थी? जो, जिन, जिस। जब हमें ये दोनों ट्रिक याद हैं तो हमें तीसरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? मान लीजिए आपको कोई वाक्य दिया है, उसमें अगर की लगा आ गया तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, और यदि उसमें जो, जिन या जिसमें से कोई लगा आ गया तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और यदि उसमें से कोई भी नज़र नहीं आया, यानी कि ना उसमें की है, ना जो है, ना जिन है, जिस है, यानी कि वो ना तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ना विशेषण आश्रित उपवाक्य है, तो बचा क्या? सीधा सीधा सा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यानी कि इसे याद करना बहुत आसान है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य के लिए की पहचान है, विशेषण आश्रित उपवाक्य के लिए जो, जिन, जिस पहचान है, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो दोनों की पहचान अच्छे से याद है ना आसान। उपवाक्य क्या है? उपवाक्य के प्रकार और आश्रित उपवाक्य के प्रकार, बस छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है।